हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज की हमारी क्लास साइंस की प्रैक्टिस सेट की 9वीं क्लास है। इसके पहले की प्रैक्टिस सेट की क्लासेस की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जहां पे सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज डली हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके ये सारी क्लासेस कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने साइंस की अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और आप सिर्फ ये प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो आप साइंस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने एक एक क्वेश्चन को इतने डिटेल में, इतने अच्छे से हमने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए कि ये प्रश्न कैसे भी घुमा के फिरा के या इससे रिलेट करके कैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में अगर बनते हैं तो आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। बाकी आज की इस क्लास में भी हम साइंस के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कुछ आपके नए प्रश्न भी होंगे और कुछ आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि जब कोई तेज ध्वनि किसी बड़े खाली हॉल में उत्पन्न की जाती है तो कुछ समयांतराल में वही ध्वनि पुनः श्रोता को सुनाई देती है, यह घटना कहलाती है। ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि, ध्वनि का व्यतिकरण या इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे प्रश्न में पूछा है कि एक बड़े खाली हॉल में कोई श्रोता आवाज देता है और वही ध्वनि कुछ समय बाद उसको सुनाई देती है, तो ये जो घटना होती है ये कहलाती क्या है। क्योंकि ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, किसी सतह से ध्वनि गई टकराई और टकराने के बाद वापस आ गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ध्वनि का परावर्तन बोलते हैं। ये एक सामान्य घटना होती है। क्या होती है, ये एक सामान्य घटना होती है। ध्वनि का व्यतिकरण क्या होता है, जब दो ध्वनि तरंगे मिलके किसी भी ध्वनि को धीमी करती हैं या फिर किसी भी ध्वनि को तेज करने का काम करती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ध्वनि का व्यतिकरण बोलते हैं। और प्रतिध्वनि क्या होती है, प्रतिध्वनि यही परावर्तित ध्वनि, यानी ध्वनि गई किसी सतह से टकराई, टकराने के बाद जो वापस परावर्तित ध्वनि आ रही है, वही परावर्तित ध्वनि अगर कुछ समय बाद सुनाई दे रही, कुछ समय बाद सुनाई दे रही है श्रोता को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि या फिर इको बोलते हैं। तो यहाँ पे यही तो पूछा गया है कि जो ध्वनि है वो कुछ समय अंतराल में वही ध्वनि पुनः श्रोता को सुनाई देती है, तो ये घटना क्या कहलाती है, प्रतिध्वनि या इको कहलाती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म क्यों हो जाती है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे पूछा है कि जब किसी पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गर्म क्यों होती है। देखिए जैसे विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा जब किसी पदार्थ से या किसी तार से प्रवाहित की जाती है या बहती है, तो जैसे समाज में हमको बहुत सारे अवरोधों का सामना करना पड़ता है, वैसे विद्युत धारा भी होती है। विद्युत धारा भी जब पदार्थ के अंदर जाती है तो ये भी बहुत सारे प्रतिरोधों का सामना करती है। ये क्या करती है, बहुत सारे प्रतिरोधों का सामना करती है। और इसी प्रतिरोध के कारण जो विद्युत ऊर्जा होता है ना, जो विद्युत धारा के रूप में गया है, ये विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ऊष्मा के रूप में बदल जाता है या गर्मी के रूप में बदल जाता है। इसीलिए पदार्थ या फिर तार जो होता है ये क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो कुल मिला के जब किसी पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक ऊष्मीय प्रभाव होता है विद्युत धारा का। इसी ऊष्मीय प्रभाव के कारण जो उपकरण होते हैं, तार होते हैं, ये क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे क्या क्या आ जाएगा, तो उदाहरण के तौर पे आ जाएगा हीटर या फिर इलेक्ट्रिक आयरन जो होते हैं, टोस्टर, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण वह गर्म हो जाती है। ठीक है। दूसरा दिया है रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव क्या होता है, विद्युत धारा के कारण किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन अगर हो रहा है, कैसा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन अगर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक प्रभाव कहलाएगा। और इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा विद्युत लेपन। क्या आ जाएगा, विद्युत लेपन आ जाएगा। तीसरा है चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जब किसी तार में विद्युत धारा बहती है तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी मैग्नेटिक फील्ड को हम चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे विद्युत चुंबक आ जाएगा। बाकी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला प्रश्न है, हवा में तेल से गति करने वाली, यहाँ पे होना चाहिए हवा से तेल में
गति करने वाली प्रकाश की किरण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रकाश की गति कम हो जाती है और किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश की गति बढ़ जाती है और किरण अभिलंब से दूर झुक जाती है। प्रकाश की गति बढ़ जाती है और किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश की गति कम हो जाती है और किरण अभिलंब से दूर झुक जाती है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे बोला है कि जो प्रकाश है वो हवा से तेल में गति कर रही है। हवा से कहाँ जा रही है? तेल में। अब ये प्रकाश की जो अपवर्तन की घटना होती है ना, हमने पढ़ा था लेंस वाले टॉपिक में, पहले हमने अपवर्तन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने लेंस को पढ़ा था। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपवर्तन को पढ़ लेते हैं। अपवर्तन आपका क्लियर हो जाएगा तो ये प्रश्न आपसे आसानी से बन जाएगा। देखिए अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ये माध्यम फर्स्ट है, माध्यम फर्स्ट से अगर सेकेंड माध्यम में जाती है तो प्रकाश अपने पाथ से विचलित हो जाता है, यानी अपने पाथ से मुड़ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब ये दो कंडीशन में होती है। प्रकाश की किरण या तो सघन माध्यम से किस में जाएगा? विरल माध्यम में जाएगा, या तो फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा। तो पहले हम प्रकाश की किरण को ले जाते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में। सघन माध्यम हम मान लेते हैं कांच और विरल माध्यम हम मान लेते हैं हवा। और यहाँ पे क्या होती है? अभिलंब होती है, नॉर्मल होती है। अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा, ये जो किरण होती है इसको हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसको हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। और जो इधर ये किरण जाएगी इसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। अब क्या होगा? जो आपतित किरण है ये सघन माध्यम से जा रही है, यानी कंजस्टेड एरिया से जा रही है, ऐसे माहौल से जा रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोक टोक होता है कि सीधे आओ और सीधे जाओ। तो इसको जाना तो सीधे था, लेकिन जब दूसरे माध्यम में जाती है, हवा यानी विरल माध्यम में जाती है, तो ये देखती है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आज़ादी है, हम यहाँ पे कहीं पे भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अपने घर की तरफ न जाके, अभिलंब क्या होता है? घर। अपने घर की तरफ न जाके, सीधे न जाके ये क्या करती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी अभिलंब से दूर चली जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है? ये अभिलंब से दूर चली जाती है। जाना तो ऐसे चाहिए लेकिन ये अभिलंब से दूर चली जाती है। तो इस कंडीशन में जो आपतन कोण है वो छोटा हो जाता है। यहाँ पे आपतन कोण जो होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। किससे? परावर्तन कोण से। ये क्या बनेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन कोण से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही। अब प्रकाश की किरण क्या करेगी? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, यानी हवा से कहाँ जाएगी? पानी में, जो कि इस प्रश्न में दिया है। अब हवा से पानी में जा रही है तब क्या होगा? ये नॉर्मल है, तो ये क्या है? आपतित किरण। अब आपतित किरण को जाना ऐसे था, अब ये हवा से यानी विरल माध्यम से जा रही, विरल माध्यम में खुला खुला माहौल है, घूमते फिरते नाचते गाते हुए जा रही, लेकिन ये पहुंची कहाँ? सघन माध्यम में। सघन माध्यम में क्या है? यहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्टेड माहौल है, यहाँ पे घूमना फिरना अलाउड नहीं है। तो वो प्रकाश की किरण क्या करेगी? चुपचाप जाके अपने घर की तरफ मुड़ जाएगी, यानी आगे जाके अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो आपतन कोण होगा वो बड़ा हो जाएगा। आपतन कोण बड़ा हो जाएगा किससे? परावर्तन कोण से। परावर्तन कोण से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अब आते हैं प्रश्न में। यहाँ पे क्या बोला है? हवा से तेल। हवा क्या है? विरल माध्यम है। तेल क्या है? हवा से सघन है, तो ये क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। तो जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होगी? एक तो गति कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, धीरे धीरे चलने लग जाएगी, और किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी अपने घर की तरफ मुड़ जाएगी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, बादलों का निर्माण मध्य मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में वायुमंडल का सतही स्तर होता है, वायुमंडल में आर्गन की मात्रा CO2 से कम होती है। इनमें से कौन सा वायुमंडल के संदर्भ में सत्य है? कूट यहाँ पे दिया है ABC, ACD या ABD या फिर A और C। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपको बताना है कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, ये सही है कि नहीं सही है? तो बिल्कुल करेक्ट है। जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है, समताप मंडल होती है, समताप मंडल में ओजोन की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? ओजोन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन की परत जो होती है ये क्या करती है? जो हानिकारक UV रेज होती है ना, इनसे काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ए तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बी है, बादलों का निर्माण मध्य मंडल में होता है। क्या होता है? बिल्कुल नहीं, बादलों का निर्माण मध्य मंडल में नहीं होता। कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल में होता है।
है। कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में बनते हैं। बारिश, आंधी, तूफान, जितनी भी मौसम संबंधी गतिविधियां होती है ना, सारी कहाँ पे होती हैं? सारी होती हैं क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां हैं सारी क्षोभ मंडल में होती हैं। मध्य मंडल, ये जो मेसोस्फीयर होता है, ये तो काफी ऊपर स्थित होता है क्षोभ मंडल से। तीसरा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तीसरा है क्षोभ मंडल वायुमंडल की सतही स्तर है। ये सही है, बिल्कुल सही है। जो क्षोभ मंडल होता है ना, ये पृथ्वी की सतह से सबसे पास वाली वायुमंडलीय परत होती है। हम इसी परत में रहते हैं, सांस लेते हैं। जितनी भी वायु होती है ना, अधिकांश वायु, अधिकांश एयर कहाँ पे होती है? क्षोभ मंडल में ही होती है। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर में ही होती है। ठीक है, तो ये भी सी क्या है? स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। डी क्या है? वायुमंडल में आर्गन की मात्रा CO2 से कम होती है। क्या कम होती है? आर्गन की मात्रा कितनी होती है? 0.93% होती है। और CO2 की मात्रा कितनी होती है? CO2 की मात्रा 0.04% होती है। बताइए कम होती है कि ज़्यादा होती है? ज़्यादा होती है, इसीलिए डी स्टेटमेंट भी गलत है। यानी कुल मिला के ए सही है और सी सही है। और ए और सी किस में दिया है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उचित समूह है? बालू मक्खी, प्लेग, बालू मक्खी से प्लेग होता है, जूं से टाइफाइड होता है, गृह मक्खी यानी जो घरेलू मक्खी होती है उससे पीत ज्वर होता है, या क्यूलेक्स से फाइलेरियोसिस होता है। बताइए इसमें से करेक्ट जो जोड़ी है वो कौन सी है? यहाँ पे आपको बताना है कि वाहक कौन सा है और उससे फैलने वाले रोग कौन से हैं। तो बालू मक्खी यानी जो सैंड फ्लाई होती है, सैंड फ्लाई से कौन सा रोग होता है? सैंड फ्लाई से काला आजार रोग होता है। क्या होता है? काला आजार रोग होता है, प्लेग रोग नहीं होता। ठीक है, प्लेग का वाहक क्या होता है? प्लेग का वाहक होता है चूहे के पिस्सू। क्या होता है? चूहे के पिस्सू, ये क्या होते हैं? प्लेग के वाहक होते हैं। ठीक है, टाइफाइड जू के कारण नहीं होती, टाइफाइड किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण होती है। और इसके जो जीवाणु होते हैं उसका नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। क्या है? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, क्या है? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, यहाँ पे ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। हाँ, टाइफाइड जो होती है ना, ये दूषित भोजन और पानी से फैलता है। ठीक है, किससे फैलता है? दूषित भोजन और पानी से फैलता है। गृह मक्खी से पीत ज्वर नहीं होता। जो पीत ज्वर, येलो फीवर होता है, ये किस मक्खी के कारण होता है? ये एडीज मच्छर के कारण होता है। किसके कारण होता है? एडीज मच्छर के कारण होता है, घरेलू मक्खी से नहीं होता। ये बिल्कुल करेक्ट है। जो क्यूलेक्स होता है, क्यूलेक्स मच्छर, ये क्या होता है? एक मच्छर होता है। तो जो क्यूलेक्स मच्छर है, इसी से हाथी पांव रोग या फाइलेरियोसिस होती है। तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न है, अब ये देखिए कितना बड़ा सा प्रश्न है और सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये बहुत ही आसान है, बस आपको समझने की देरी है। यहाँ पे क्या बोला है कि सृजन ने एक मैराथन में भाग लिया। यद्यपि वह नियमित रूप से सैर नहीं करता, यानी रोज वो नहीं दौड़ता है। तेज दौड़ने से उसकी टांगों में ऐंठन हो गई। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि मांसपेशियों में ए आंशिक रूप से बी में टूट गया। यहाँ पे आपको ए और बी बताना है, क्योंकि मांसपेशियों का जो ए है ये आंशिक रूप से बी में टूट गया। एक गर्म जल ऊष्मक में पैर रखने पर उसकी इस अवस्था में सुधार हुआ, क्योंकि जो बी था, बी पूर्णतया सी और डी में टूट गया है। तो यहाँ पे आपको ए बी सी डी बताना है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है लैक्टोज, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सीजन, जल, गैलेक्टोज, एल्कोहल, ऑक्सीजन, जल, ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ग्लूकोज, एस्कॉर्बिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि जो मांसपेशियों में ऐंठन होती है वो लैक्टिक एसिड के कारण होती है। किसके कारण होती है? लैक्टिक एसिड के कारण होती है। तो सबसे पहले ये एल्कोहल वाले और एस्कॉर्बिक अम्ल वाला ऑप्शन तो हटा दीजिए। अब दो ऑप्शन आपके पास बचे। तो यहाँ पे क्या होता है? तेज दौड़ने की वजह से जो मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी के कारण जो प्रमुख प्रक्रिया होती है ना, उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। अब यहाँ पे क्या बोला है? ए की जगह पे तो क्या आ जाएगा? ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है यहाँ पे लिखते हैं सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तो ये क्या है? ग्लूकोज। ए की जगह पे क्या आ जाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज जब टूटता है किसमें? लैक्टिक एसिड में, तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। ग्लूकोज किसमें टूटता है? लैक्टिक अम्ल में और ऊर्जा में टूटता है। तो जब मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण ऐंठन हो जाता है या दर्द हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको गर्म थैले से सेकते हैं या गर्म जगह पे रखते हैं तो आराम मिलता है। आराम क्यों मिलता है? क्योंकि जो लैक्टिक एसिड होती है ना, यहाँ पे ब्लड का संचार अच्छे से मांसपेशियों में होने लगता है। और जब ब्लड का संचार होने लग जाएगा तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की पूर्ति भी होगी। अब ऑक्सीजन को पा के जो लैक्टिक एसिड है इसका पूरी तरीके से ऑक्सीकरण होता है। अब ऑक्सीकरण कैसा होता है? देखिए, ये लैक्टिक एसिड है। क्या है? लैक्टिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल। अब ये लैक्टिक अम्ल जब ऑक्सीजन को पाएगा तो ऑक्सीजन को पाने की वजह से ये CO2 में टूट जाएगा, जल में टूट जाएगा और साथ ही कुछ ऊर्जा भी देगा। क्या देगा? ऊर्जा भी देगा। यानी कुल मिला के जो
ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस में टूटा, लैक्टिक अम्ल में। लैक्टिक अम्ल फिर से गर्म पानी पाया, मांसपेशियों में रक्त का संचार हुआ, रक्त के संचार की वजह से ऑक्सीजन की पूर्ति हुई, ऑक्सीजन उपलब्ध हुआ तो लैक्टिक अम्ल किस में टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा और जल में टूट गया। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, बीच में गुणसूत्र स्थित होते हैं, एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं और कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों का आवागमन को नियंत्रित करना है। यहाँ पे कूट दिया है 1, 3 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2 और 3 या 2, 3 और 4। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया है गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं। बताइए गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। जो गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम, ये कहाँ पे स्थित होते हैं, केंद्रक में स्थित होते हैं, केंद्रिका में स्थित नहीं होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। केंद्रिका केंद्रक के अंदर होता है, जबकि केंद्रिका में क्या होते हैं, राइबोसोम के कुछ कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम संबंधित जो पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं, केंद्रिका में गुणसूत्र नहीं पाए जाते। बीज में गुणसूत्र स्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। बीज के अंदर भ्रूण की कोशिकाएं पाई जाती हैं, या एम्ब्रियो जो होती है, एम्ब्रियो की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इन कोशिकाओं के जो केंद्रक होते हैं, इन केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इनमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो सेकंड बिल्कुल सही है। एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। एक कोशिकीय जीव में भले ही एक ही कोशिका पाई जाती है और वो एक ही कोशिका के माध्यम से सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन श्वसन, भोजन ग्रहण, प्रजनन सारी क्रियाएं एक कोशिकीय जीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अमीबा। ठीक है। चौथा है, जो कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि ये पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो कोशिका झिल्ली होती है ये सेमी परमिएबल होती है, यानी जरूरी चीज़ों को कोशिका के अंदर आने देती है, नहीं तो उसको कंट्रोल कर देती है, नियंत्रित कर देती है। तो यहाँ पे 2 सही है, 3 सही है और 4 सही है। तो 2, 3 और 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को छांटिए। ये सीटेट सितंबर 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि बैकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक हैं। मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है, जबकि बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बैकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, या फिर बैकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है जबकि मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप एक चीज़ जानिए कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, कौन सी, थर्मोसेटिंग, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिसकी एक बार सेटिंग हो जाए ना तो वो उसको बिगाड़ती नहीं है। यानी ऐसा प्लास्टिक जिसको एक बार गर्म करके अगर हम कोई भी आकार दे देते हैं तो ये आकार क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। दोबारा इसको हम गर्म करेंगे तो ये पिघलेगा नहीं, पिघल के नरम नहीं होगा और नरम होके ये दूसरे आकार में नहीं आता। यानी एक बार जिस आकार में बन गया है वो उसी आकार में बना रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में दोनों आते हैं। पहला आता है बैकेलाइट, पहला क्या आता है, बैकेलाइट आता है। जो बैकेलाइट होता है ना, इसमें बिजली के स्विच बनते हैं इससे, और प्लग बनते हैं। बिजली के स्विच प्लग इसी से बनाए जाते हैं। और दूसरा आ जाता है मेलामाइन। दूसरा क्या है, मेलामाइन। जो मेलामाइन है इससे प्लेट बनते हैं, कप बनते हैं, प्लेट कप वगैरह सब किससे बनते हैं, मेलामाइन से बनते हैं। और दोनों ही क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि बैकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही कैसे प्लास्टिक हैं, तो दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। अगला प्रश्न है, आपके पास 3 परख नलियां हैं एक्स, वाई और जेड, जो 3 विभिन्न विलयनों से आधी आधी भरी हैं। एक्स में क्या है, सोडियम क्लोराइड है, वाई में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और जेड में क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी HCl है। उपर्युक्त प्रत्येक विलयन में फिनोप्थलीन विलयन की एक एक बूंदें डाली जाती हैं। बूंदें डालने पर यह प्रेक्षण करेंगे कि परख नलियों में भरे विलयन किस प्रकार दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि एक्स में क्या भरा है, एक्स में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl भरा है। वहीं पे वाई में क्या भरा है, वाई में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड भरा है। और जेड में क्या भरा है, यहाँ पे लिख देते हैं, जेड में भरा है HCl। क्या भरा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl भरा है। अब तीनों में क्या डाला जाता है, फिनोप्थलीन डाला जाता है। अब फिनोप्थलीन क्या होता है, फिनोप्थलीन क्या करता है, अगर फिनोप्थलीन को यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं फिनोप्थ, ठीक है, फिनोप्थलीन।
जब फेनोल्फ्थलीन होता है, जब ये क्षार के साथ मिलाया जाता है यानी बेस के साथ मिलाया जाता है तो ये कैसा रंग देता है? गुलाबी रंग देता है। लेकिन अगर इसको हम अम्ल के साथ मिलाते हैं या फिर कोई भी उदासीन पदार्थ है, उदासीन विलयन के साथ इसको हम मिलाते हैं तो ये रंगहीन ही रहेगा, इसमें कोई भी कलर नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए NaCl क्या है? NaCl उदासीन है कि नहीं है? इसका कोई भी नेचर नहीं होता है, ना ये बेसिक होता है ना ये एसिडिक होता है। अब ये उदासीन है तो X के साथ फेनोल्फ्थलीन कैसा रंग देगा? रंगहीन देगा। अब NaOH क्या है? NaOH एक क्षार है। अब क्योंकि ये एक क्षार है तो क्षार के साथ फेनोल्फ्थलीन कैसा रंग देता है? गुलाबी रंग देता है। वहीं पे जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिड है, अम्ल है, और अम्ल के साथ फेनोल्फ्थलीन कैसा रंग देता है? तो रंगहीन ही रहता है। तो यहाँ पे X के साथ कैसा रहेगा? रंगहीन रहेगा। यहाँ पे देखिए रंगहीन रंगहीन ये हटा दीजिए। ठीक है, X के साथ कैसा रहेगा? X के साथ रंगहीन रहेगा, और Y के साथ कैसा रहेगा? गुलाबी रहेगा, और Z के साथ कैसा रहेगा? रंगहीन रहेगा। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि X के साथ रंगहीन, Y के साथ गुलाबी तथा Z के साथ रंगहीन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसमें भौतिक परिवर्तन नहीं है? लोहे का पिघलना, लोहे में जंग लगना, लोहे की छड़ का मुड़ना, लोहे को खींचकर तार बनाना। हम पहले भी कई बार भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल ध्यान करके बताना है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है? अगर किसी चीज के आकार में बदलाव हो रहा है, ठीक है, आकार में, अवस्था में अगर बदलाव हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि यहाँ पे नया पदार्थ नहीं बनता है और ये कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। वहीं पे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें नया पदार्थ ही बन जाता है जो कि पुराने से भिन्न होता है, उसका गुण बिल्कुल अलग होता है, और ये रिवर्स नहीं होता है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें किसी भी चीज का सड़ना आ जाएगा, किसी भी चीज का पकना आ जाएगा, किसी भी चीज का जलना आ जाएगा, जंग लगना, सारे किस में आ जाएंगे? रासायनिक परिवर्तन में आ जाएंगे। अब देखिए लोहे का पिघलना, अब लोहे को पिघला के हम आकार बदल रहे हैं तो आकार बदलना ये भौतिक परिवर्तन आएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, तो लोहे की छड़ का मुड़ना, अब मोड़ के, अब सीधी सीधी लोहे की छड़ थी, हम मोड़ के ऐसे बना दिए तो ये भी आकार में परिवर्तन हो रहा, नया पदार्थ नहीं बन रहा, तो ये भी भौतिक परिवर्तन होगा। लोहे को खींच के हम पतला कर दिए, उसको तार बना दिए, तो ये भी भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन अगर जंग लग गया लोहे में तो ये रिवर्स नहीं हो सकती, यहाँ पे क्रिया होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन नहीं बोलेंगे। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दशाओं में से किस एक में रासायनिक अपक्रिया नहीं होती है? खाने का नमक वायु के संपर्क में आता है, कोयला वायु में जलता है, सोडियम को जल में डाला जाता है, या लोहे को आर्द्र वायु में रखा जाता है? किस एक में रासायनिक अपक्रिया नहीं होती है, बाकियों में रासायनिक अपक्रिया होती है? देखिए कोयला और वायु, जब हम कोयला और वायु को मिलाएंगे, यानी जब कोयला वायु के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो इसमें रासायनिक अपक्रिया होती है। कोयला ऑक्सीजन से जलकर क्या बनाता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का काम करता है, यानी नया पदार्थ बनाता है, तो यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया होती है। यहाँ पे तीसरा है सोडियम को जल में डालना। जब सोडियम को पानी में डालते हैं तो सोडियम पानी से अपक्रिया करके क्या बनाती है? NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का काम करती है, और साथ ही हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, तो इसमें भी रासायनिक अपक्रिया होती है। ठीक है, लोहे को आर्द्र वायु में रखना, जब लोहे को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और साथ ही नमी की प्रेजेंस में रखेंगे ना तो इसमें जंग लग जाता है, इसमें क्या लगता है? जंग लग जाता है, जो कि रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर आप खाने के नमक को वायु के संपर्क में रखते हैं तो इसमें खास कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया नहीं होती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, जैसे उबले और पिसे आलू, उबले और चबाए हुए चावल, रोटी या फिर ब्रेड का टुकड़ा, चीनी का घोल, नारियल का तेल। इसमें आपको आयोडीन के घोल के साथ परीक्षण करना है और परीक्षण करके बताना है कि कौन सा नीला काला रंग प्रदान कर रहा, ABC, ACE, A और C या B और D। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? यह सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे पहला दिया है उबला और पिसा आलू।
एक चीज़ और आपको हाँ यहाँ पे बताना है कि आयोडीन के साथ नीला और काला रंग कौन देता है। आयोडीन के साथ नीला और काला रंग वही देता है जिसमें स्टार्च प्रेजेंट हो। जिसमें क्या प्रेजेंट हो, स्टार्च प्रेजेंट हो। तो उबले हुए आलू में और पिसे हुए आलू में दोनों में स्टार्च प्रेजेंट होता है। अब स्टार्च प्रेजेंट होता है तो ये नीला काला कलर देगा। तो ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उबले और चबाए हुए चावल, तो देखिए जो उबले हुए चावल होते हैं इसमें तो स्टार्च प्रेजेंट होता है, लेकिन जो चबाए हुए चावल होते हैं ना, इसमें जब लार में ये जाता है यानी मुंह में जाता है तो लार में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एमाइलेज एंजाइम। तो ये एंजाइम क्रिया करता है और स्टार्च को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, यानी स्टार्च को क्या कर देता है, तोड़ देता है। इसीलिए चबाए हुए चावल में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता, तो ये नीला काला रंग नहीं देगा। रोटी या फिर ब्रेड का टुकड़ा, इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है तो ये नीला काला रंग देगा। चीनी में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता, नारियल के तेल में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता, ये वसा है, स्टार्च नहीं है। और चीनी शुगर है, इसमें स्टार्च नहीं होता, तो ये नीला काला रंग आयोडीन के घोल के साथ नहीं देंगे। आयोडीन के घोल के साथ नीला काला रंग वही पदार्थ देगा जिसमें स्टार्च प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे ए सही है और सी सही है, यानी ए नीला काला रंग दे रहा आयोडीन के साथ और सी दे रहा है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ए और सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति में रुधिर विकास, चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंग होना, त्वचा की बीमारियां दिखें तो यह निम्न की कमी के कारण हो सकता है। सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। वसा के कारण, प्रोटीन के कारण, कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण या फिर खनिज के कमी के कारण। यहाँ पे बताना है करेक्ट आंसर क्या है। देखिए वसा की कमी के कारण क्या होता है, वसा की कमी के कारण एनर्जी में कमी आ सकती है, क्योंकि वसा जो होता है ये ऊर्जा को स्टोर करने का काम करता है। साथ ही कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल कुछ विटामिन होते हैं। तो इन विटामिन के सॉल्यूशन में यानी इनके अवशोषण में कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसकी वजह से ये विकास नहीं कम हो सकता, ये चेहरे पे सूजन नहीं आ सकती, तो ये तो नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट ये क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होगा, ऊर्जा में कमी आएगी, यानी थकान लगेगी। क्या होगा, थकान जैसी महसूस होगी, कमजोरी महसूस होगी, लेकिन विकास नहीं अवरुद्ध होगा। ठीक है। खनिज लवण की कमी से भी अलग अलग समस्या होती हैं, जैसे कि आयरन की कमी से क्या हो जाता है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। या आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा, घेंघा रोग हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर प्रोटीन की कमी हो गई, अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई तो बच्चे की वृद्धि नहीं होगी, यानी विकास उसका रुक जाएगा, चेहरे पे सूजन आ जाती है, बालों का रंग उड़ जाता है, बदरंग हो जाता है और त्वचा की बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 प्रोटीन हो जाएगा। क्योंकि प्रोटीन का काम ही होता है वृद्धि करना, ऊतकों का निर्माण करना, ऊतकों की मरम्मत करना, ये सब काम किसका होता है, प्रोटीन का होता है। तो अगर इसकी कमी हो गई तो ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी शिक्षक ने एक पत्ती को परख नली में रखा और उसमें अल्कोहल डाला। अब उन्होंने परख नली को तब तक गर्म किया जब तक कि उसमें से सारा हरा रंग बाहर नहीं निकल गया। फिर उन्होंने पत्ती को बाहर निकाला और उस पर आयोडीन विलयन डाला। छात्रों ने निम्न कथन अपनी कॉपी में लिखा, पत्ती का रंग नीला काला हो गया, पत्ती में स्टार्च प्रेजेंट है। निम्न में से आपको कौन सा बताना है, ये बताना है कि कौन सा प्रेक्षण है यानी ऑब्जर्वेशन है और कौन सा निष्कर्ष है। और हाँ, प्रेक्षण और निष्कर्ष से प्रश्न 1 से 2 प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम में आते ही आते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना। ए प्रेक्षण है, बी निष्कर्ष है, ए निष्कर्ष है, बी प्रेक्षण है, ए बी दोनों प्रेक्षण है और ए बी दोनों निष्कर्ष है। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे पहला क्या दिया है कि पत्ती का रंग नीला काला हो गया। देखिए टीचर ने किया क्या, एक पत्ती ली, अब पत्ती में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से इसका रंग कैसा होता है, हरा। अब इसमें अल्कोहल डाल के टीचर ने क्या किया, इतना गर्म किया कि इसका जो हरा रंग है ये क्या हो गया, गायब हो गया, हरा रंग हट गया। अब ये पत्ती जो बेरंग सी पत्ती थी इसको किसमें डाला, आयोडीन में। किसमें डाला, आयोडीन में। अब आयोडीन में डालने के बाद ये किस कलर की हो गई, नीले काले कलर की हो गई। तो नीले काले कलर की जो हुई है ये साफ तौर पे देखा जा रहा है, यानी ये सीधे दिखाई दे रही है नीला काला रंग। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेक्षण, यानी ये क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, अवलोकन हो जाएगा। और पत्ती में स्टार्च मौजूद है, ये कैसे डिसाइड किया गया, नीले काले रंग को देख के डिसाइड किया गया। क्योंकि जब पत्ती का परीक्षण, जब हम स्टार्च का परीक्षण करते हैं तो उस टाइम पे हमने देखा है कि जिस भी चीज में स्टार्च प्रेजेंट होगा अगर उसको हम आयोडीन में डालेंगे तो नीला काला हो जाएगा। बच्चों ने देखा कि पत्ती को जब हम डाले आयोडीन में तो नीली काली हो गई। अब नीली काली होने का मतलब है कि जरूर इसमें स्टार्च प्रेजेंट रहा होगा, तभी ये नीली काली हो गई। तो जो सोच समझ के यानी अवलोकन के आधार पे जो तथ्य निकाले जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, निष्कर्ष। तो
ए क्या है, कथन है, और बी क्या है, ये क्या है, प्रेक्षण है, और बी क्या है, निष्कर्ष है। यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि ए प्रेक्षण है और बी क्या है, निष्कर्ष है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं? वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं पुंकेसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं वर्तिका, पुंकेसर, अंडाशय एवं वर्तिका, पुंकेसर, पंखुड़ियाँ एवं बाह्यदल। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे पुष्प के मादा भाग के बारे में पूछा है, तो पुष्प के मादा जनन भाग को क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं या फिर पिस्टिल। क्या बोलते हैं, कार्पल या फिर पिस्टिल कहा जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। अब इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, ऐसे होता है ये, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। यहाँ पे ये जो होता है ऊपरी पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। बीच का जो पतला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और नीचे का जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, ओवरी। इसी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो जो स्टिग्मा होते हैं ये परागकण को, यानी जो पोलिन ग्रेन्स होते हैं उनको ग्रहण करने का काम करते हैं। स्टाइल क्या करता है, इसको ट्रांसफर करने का काम करता है, यानी ये स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ता है और जोड़ के इसको पहुंचाने का काम करता है, वहन करने का काम करता है। और ओवरी में ही ओव्यूल पाए जाते हैं। यहीं पे पूरा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट किसके होते हैं, मादा भाग के होते हैं। अब देखिए स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी किसमें दिया है, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। बताइए ये किसमें दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर सेकेंड में। यहाँ पे पुंकेसर दे दिया है। पुंकेसर क्या होता है, नर भाग होता है। क्या होता है, नर भाग होता है। यहाँ पे भी पुंकेसर दिया है, यहाँ पे भी पुंकेसर दिया है। तो ये क्या हो गया, नर भाग होंगे। वर्तिकाग्र, अंडाशय और वर्तिका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अगला प्रश्न है, मेढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा कैसी होती है, शुष्क एवं रुक्ष, शुष्क एवं श्लेष्मी, आर्द्र एवं रुक्ष, आर्द्र एवं श्लेष्मी। जो मेढक होते हैं और केचुआ ये दोनों किसके माध्यम से श्वसन करते हैं, त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं। दोनों मेढक और केचुआ दोनों त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं, यानी त्वचा से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का काम करते हैं। अब इसके लिए इन दोनों की त्वचा कैसी होनी चाहिए, नम होनी चाहिए, आर्द्र भरी होनी चाहिए और साथ ही श्लेष्मीय होनी चाहिए, यानी म्यूकस की परत होनी चाहिए। ये जो म्यूकस की परत है और नमी है ना, यही क्या करती है, आसानी से ऑक्सीजन को घोलती है और फिर उसको शरीर में पहुंचाती है। उसके बाद शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ने का काम करती है। तो इसके लिए त्वचा कैसी होनी चाहिए, नम होनी चाहिए और म्यूकस भरी यानी श्लेष्मीय होनी चाहिए। तो आर्द्र और श्लेष्मीय किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कशेरुकियों का मूत्र पीला रंग का होता है किसके कारण, मिलेनिन के कारण, यूरिक अम्ल के कारण, यूरोक्रोम के कारण या फिर कोलेस्ट्रॉल के कारण, किसके कारण होता है। तो ये जो कशेरुकी होते हैं, कशेरुकी का मूत्र जो सामान्य मूत्र होता है ये कैसा होता है, पीले रंग का होता है। किसके कारण होता है, पीले रंग का होता है। अब क्या होता है, शरीर में प्रोटीन टूटता है। अब शरीर जो बॉडी होती है, बॉडी में क्या होगा, प्रोटीन टूटेगा। अब प्रोटीन टूटने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निर्माण होता है वो किसका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है। अब इनसे जुड़े जितने भी पदार्थ होते हैं उनके चयापचय होता है। चयापचय से एक वर्णक बन जाता है जिसको हम बोलते हैं यूरोक्रोम। क्या बन जाता है, यूरोक्रोम बन जाता है। अब यूरोक्रोम जो होता है यही मूत्र को पीला रंग प्रदान करने का कारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यूरोक्रोम इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेशी संकुचन की आधारभूत इकाई है, कोलेजन है, सार्कोमियर है, पट्ट है या फिर मायोफाइब्रिन है। ठीक है, पेशी संकुचन की आधारभूत इकाई क्या है, तो देखिए कोलेजन क्या होता है, कोलेजन ये संयोजी ऊतक का प्रमुख प्रोटीन होता है। क्या होता है, संयोजी ऊतक का एक ये प्रमुख प्रोटीन होता है। ठीक है, जो सार्कोमियर है, सार्कोमियर क्या करता है, ये पेशी को सिकुड़ने में मदद करता है। यानी पेशी के सिकुड़ने की सबसे छोटी जो कार्यात्मक इकाई होती है वो क्या होती है, आधारभूत या फिर कार्यात्मक बोलिए, वो क्या होती है, सार्कोमियर होती है। इसमें मुख्यतः होता क्या है, तो इसमें मुख्यतः होता है एक्टिन और मायोसिन तंतु होते हैं। क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन तंतु होते हैं। मायोसिन तंतु इसमें होते हैं। ये आपस में खिसकते हैं और खिसकने से क्या होती है, पेशी सिकुड़ती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, मायोफाइब्रिल के अंदर सार्कोमियर की बहुत सारी इकाई पाई जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
यदि एक गेंद को 10 मीटर ऊंची मीनार से गिराया जाए तो पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में गेंद को लगा समय होगा 1.41 सेकंड, 0.58 सेकंड या 2.34 सेकंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे फ्री फॉल यानी मुक्त पतन का प्रश्न है यहाँ पे कि एक गेंद को हम 10 मीटर ऊंचाई मीनार से नीचे गिराते हैं, फ्री फॉल गिराते हैं, तो पृथ्वी तक पहुंचने में गेंद को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है S=12 क्या होता है S=12 जहाँ पे S आप कितना दी है यानी ऊंचाई कितनी दी है यहाँ पे 10 मीटर दी है और जी की वैल्यू पता है लगभग कितनी होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होती है। यहाँ पे हम लमसम वैल्यू ले लेते हैं, वैसे तो 9.8 होती है लेकिन यहाँ पे हम 10 वैल्यू ले लेते हैं। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पे एस की जगह क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, हाफ यहाँ पे भी 10 आ जाएगा और टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5t² यानी 10 क्या आ जाएगा 5t², t क्या आ जाएगा t² आ जाएगा 2, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आ जाएगी √2। अब √2 की वैल्यू निकल के लगभग कितनी आएगी 1.41 आएगी, कितनी आएगी 1.41। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो ये रहे आज के कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनको हमने डिटेल में पढ़ा है और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे और बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़िएगा। एक बार टाइम लगेगा लेकिन आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चन की आपको कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। आप 10 क्वेश्चन पढ़िए, 20 क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन ऐसे पढ़िए कि उसके आसपास से या वो क्वेश्चन ही अगर आपके एग्जाम में उठ के आता है तो आप उसको आसानी से कर पाएँ, वो भूले नहीं, ठीक है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर देना है ताकि कोई भी अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।